आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला पार्ट को देखेंगे। उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री जानने से पहले इसके प्रीवियस ईयर्स से संबंधित कुछ पदों को जानेंगे, ताकि हम लोगों को केमिस्ट्री समझने में आसानी हो सके। तो देखिए, विज्ञान सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या इसे कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और इस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। डैट इज कह सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या मनुष्य द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह हम लोग को 9 क्लास में पढ़ना है। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक प्रकार का विशेष ज्ञान है जो हमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के निरंतर अध्ययन और प्रयोग करने के बाद में मिलती है। यह वस्तुओं के सिद्धांतों और उसकी गुणों एवं प्रकृति को जानने में मदद करती है, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, उदाहरण में जब हम दौड़ते हैं और किसी खास दूरी पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये विज्ञान हमें बता सकता है कि हमें कितनी देर लगेगी अगर हम एक गति के साथ लगातार दौड़ेंगे। इसके लिए हमें बस एक फार्मूला का उपयोग करना होगा और हमें आसानी से पता चल जाएगा। इसके साथ हमें फार्मूला के रूप में सबूत भी मिलता है। सर आइजैक न्यूटन, देखिए एक सर आइजैक एक ही में है। आइजैक न्यूटन ने पूरी दुनिया को बताया कि आखिर क्यों कोई भी चीज़ गिरती है तो वो नीचे जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। उन्हें भी इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तब पता चला जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब नीचे गिरा। सेब के गिरने के बाद ही उन्होंने यानी कि न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। इस तरह उन्होंने अध्ययन किया और इस पर बहुत कुछ सीखा। इस आंकड़े के साथ पूरी दुनिया के सामने गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में सत्यापित किया, तो इसी को हम विज्ञान कहते हैं। देखिए, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर हम विज्ञान नहीं जानेंगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि इसकी कौन सी अवस्था कब मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। यानी वी से तात्पर्य है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ है जानना, अर्थात किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना ही विज्ञान कहलाता है। उदाहरण, मशीन चल रही है, यह हम देख पा रहे हैं अथवा जान पा रहे हैं, तो यह ज्ञान है। यह ज्ञान प्रत्येक सामान्य मनुष्य में होता है। मशीन क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञान। यह विज्ञान अध्ययन अथवा शोध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिकी, जीव विज्ञान। देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचनाओं, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन 2 शब्दों रस प्लस आयन से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है रसों का अध्ययन, यानी द्रवों का अध्ययन। रसायन विज्ञान के जनक या पिता लेवियर है। रसायन विज्ञान के प्रकार जानते हैं, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र की कुछ प्रमुख शाखाएं कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन आदि और सभी है। तो कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों एवं रासायनिक गुणों, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से है। इनके बीच प्रायः सहसंयोजक बंध बनते हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन में, और ये कार्बनिक विलयनों में ही विलय यानी घुलनशील होते हैं, जैसे मेथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, एसिटिक अम्ल आदि। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के समूह, जैसे एल्केन्स, अल्काइंस, एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एस्टर आदि। प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है।
नेक्स्ट पॉइंट है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन CH4 इसका अणुसूत्र होता है, यह सबसे छोटे अणुसूत्र का हाइड्रोकार्बन है। ईथेन C2H6 हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन C3H8 आदि। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में या अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं उन्हें कार्बनिक अभिक्रिया ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दहन सबसे पुरानी कार्बनिक अभिक्रिया है, इसी प्रकार वसा का साबुनीकरण करके साबुन बनाना भी प्राचीन कार्बनिक अभिक्रिया है। आधुनिक कार्बनिक रसायन का जन्म वोहलर WOHLER द्वारा 1828 में यूरिया निर्माण से हुआ। बहुत से मानव निर्मित रसायनों जैसे औषधि, प्लास्टिक, भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ, वस्त्र आदि कार्बनिक अभिक्रियाओं पर ही निर्भर है। देखिए अकार्बनिक रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करना अकार्बनिक रसायन कहलाता है। देखिए पॉइंट है, अकार्बनिक रसायनों में जिन तत्वों का उल्लेख किया जाता है उनमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु है, सॉरी। कार्बनिक अधातु तत्वों में से कुछ नाम निम्नलिखित है। जैसे गैस हो गया, जैसे गैस में आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम यह धातु है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन तथा जेनॉन। ठोस में देख रहे हैं, ठोस में अधातु ही है, ये सब अकार्बनिक है। जैसे बोरॉन, कार्बन, ये सब अकार्बनिक अधातु में आ जाएगा। सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आयोडीन आदि। द्रव, ब्रोमीन। पदार्थ किसे कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरे तथा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, मिट्टी, वायु, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इत्र की सुगंध आदि। एक और परिभाषा है, वैसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, कमा जिनके अस्तित्व, देखिए अस्तित्व इस तरह लिखेंगे, अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कमा उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए तारा में लिखेंगे, वैसी चीज़ें जिनमें न तो द्रव्यमान होता है न स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मैत्री, मित्रता, ये प्रेम, स्नेह, अफेक्शन, घृणा, विचार, चिंतन, अच्छी आदतें, शांति, शीत यानी कि ठंड आदि विज्ञान के दृष्टिकोण से पदार्थ नहीं, जबकि इनके दैनिक जीवन में यानी कि रोज हम लोग का महत्व है। देख रहे हैं नेक्स्ट, पदार्थ से बनी चीज़ों को हम लोग वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है जिससे कुर्सी, बेंच, डेस्क, टेबल, पलंग, खाट, किवाड़, चौकी, संदूक आदि वस्तुएं बनती है। पदार्थों में मूल रूप से दो तरह के गुण पाए जाते हैं। पहला बाह्य गुण, इसे भौतिक गुण कहते हैं। दूसरा आंतरिक गुण, इंटरनल गुण, रासायनिक गुण इसे भी कहते हैं। जैसे पदार्थ के वे गुण जो नग्न आँखों से या बाह्य इंद्रियों से देखने, परखने या छूने से स्पष्ट हो जाए, बाह्य गुण कहलाते हैं। आंतरिक गुण वे गुण जो किसी व्यवहार या उपयोग करने से स्पष्ट होता है उसे आंतरिक गुण कहते हैं। जैसे नमक एवं चीनी दोनों का बाह्य गुण तो समान होता है, इसलिए बाह्य गुणों के आधार पर पहचानना संभव नहीं है। इसका व्यवहार करने अर्थात चखने पर है हमें नमकीन एवं मीठा का पता चलता है। पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक स्वरूप दो है। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर छोटे होते हैं। देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाषी गुण तीन होते हैं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था क्या है। द सॉलिड स्टेट, पदार्थ की अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे बालू, चीनी, नमक, लोहा, लकड़ी, पत्थर, मनुष्य, मिट्टी, बर्फ आदि। ठोस के गुण देखिए, इसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा, यह असंपीड्य होते हैं अर्थात इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता, अपवाद में रबर, स्पंज आदि। या तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है। चौथा, ये बहते नहीं हैं। यह अपने बर्तन को पूर्णतः
भरते नहीं हैं। दूसरा है द्रव अवस्था, द लिक्विड स्टेट, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, हम उसे द्रव कहते हैं। जैसे में पानी, दूध, जूस, तेल, शीतल पेय आदि। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण द्रव में कणों के स्थान निश्चित नहीं होते और कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं। इसलिए ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों में अधिक गति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव में कणों के बीच आकर्षण का बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए यह बल कणों के निश्चित स्थान को संगठित नहीं रख पाता, जिसके कारण कण एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं और द्रव बहने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म करने पर द्रव का कण तीव्र गति से गति करता है। द्रव में ठोस का, द्रव का और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस के कण देखिए एकदम पास होता है, द्रव के कण थोड़ा दूर होता है, गैस का कण काफ़ी दूर होता है। द्रव के गुण, प्रॉपर्टीज और लिक्विड, इसके आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। दूसरा है, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इसका घनत्व प्राय ठोस से कम होता है, ये आसानी से बहते हैं, ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है। गैस में देख रहे हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु, भाप, हाइड्रोजन गैस, H2, ऑक्सीजन गैस, O2 आदि। गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होते हैं, जिससे दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। गैस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, इसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दूसरा, इसको आसानी से दबाया जा सकता है। इसका घनत्व तो अति निम्न होता है, ये आसानी से बहती है, ये अपने बर्तन को भर देती है। चौथा, प्लाज्मा, पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा, PLASMA, यह पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण है। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा सूर्य और तारों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य तारों के भीतर ताप इतना अधिक होता है कि परमाणु विखंडित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं। परमाणु का शेष भाग आवेशित हो जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा, देखिए इंपोर्टेंट टिक किया गया है। प्लाज्मा का निर्माण उच्च ताप के कारण होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसकी उपस्थिति के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ की पांचवा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC कहते हैं। B यानी कि बोस, E मतलब आइंस्टाइन, EC यानी कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, याद रखना है एक पॉइंट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की भविष्यवाणी की। इस तरह लिखने से आसानी से पढ़ने में भी सुविधा होता है। पॉइंट यहाँ है BEC के लिए, मतलब क्या है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, तो यही चीज़ बताएंगे यहाँ तक। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस को अति निम्न तापमान पर ठंडा करने से पदार्थ की BEC अवस्था प्राप्त होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को सन 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक A कार्नेल, अल्फगैंग केटरले और कार्ल E वैगन ने सर्वप्रथम प्राप्त की। इसके लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देखिए गलनांक या द्रवनांक क्या है, केमिस्ट्री से संबंधित पद है। मेल्टिंग पॉइंट, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। देखिए क्वथनांक एक है। बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या होता है कि
अवस्था परिवर्तित यानी द्रव से गैस होती है। तो देखिए इसका उत्तर बताएंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में बदलता है तो क्या होता है उनके बीच में। देखिए क्वथनांक वह ताप होता है, यानी कि हम जानते हैं जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यही रीजन है इसका। तो देखिए खुले में सब्जी पकाने पर जल का वाष्प दाब जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगा और उसके बाद जल वाष्प भाप यानी कि वाष्प में बदलना शुरू कर देगा तथा इसके बाद ऊष्मा जल को मिलेगी, जिससे सब्जी को नहीं मिलेगी ऊष्मा और सब्जी पकना बंद हो जाएगा। देखिए प्रेशर कुकर में तलावी सा होगा में प्रेशर ज़्यादा होता है और इसमें सब्जी पकाने पर जल के आसपास जो वायुमंडल है उसका दाब बढ़ जाता है, क्योंकि जल के आसपास वातावरण प्रेशर कुकर हो गया तो उसका दाब बढ़ गया। अब जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में इसे पहले से ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी और इस बीच में सारी ऊष्मा सब्जी को मिलेगी, इसलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है और खुले में देर से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी इलाकों में खाना बनना मुश्किल होता है, वहाँ पर इतनी आसानी से खाना नहीं पक पाता क्योंकि खुले में जल जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब हम ऊपर चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब को और कम कर देते हैं जिससे जल का और जल्दी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। अगर जल का एक बार वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद सब्जी को कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी, बल्कि सारी ऊर्जा पानी वाष्प में बदलने के लिए मिलेगी। यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ये पहाड़ी है, यहाँ पर भोजन बनाने शुरू में यहाँ बना रहे हैं, बाद में यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पर पानी जल्दी वाष्प में बदलेगा, वायुमंडलीय दाब में जल्दी बदल जाएगा। अब देख रहे हैं उस समझने के लिए पद है। नेक्स्ट वाष्पीकरण या वाष्पन इवोपोरेशन क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तालाब पोखरों गड्ढों इत्यादि के जल सूख जाते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया सभी तापों पर होती है, जितना भी ताप हो। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण की क्रिया केवल द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि वाष्प बनते समय द्रव के भीतरी सतह से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त ऊष्मा लाइटेंट हीट। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पॉइंट है जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो हमें ठंडा का अनुभव होता है, यानी ठंडा का अनुभव होता है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलता है तो वह अपना गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे हाथ से ले लेता है। हमारा हाथ बर्फ़ को ऊष्मा देता है जिससे हाथ में तापमान की कमी आती है। इस कारण हमें बर्फ़ ठंडा महसूस करता है। उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप द्वारा जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उबलते हुए पानी यानी कि जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर पानी यानी कि जल बनता है और उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करती है, अधिक ऊष्मा का त्याग करती है। संघनन या द्रवण कंडेंसेशन वाष्प को ठंडा कर द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए जमना या हिमिक और फ्रीजिंग कहते हैं इंग्लिश में। द्रव को ठंडा कर ठोस बनने की क्रिया को जमना कहते हैं। एक ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन इसको परिभाषित करें। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ है कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, अमोनिया क्लोराइड आदि। इसको गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे
गैस में बदल जाएगा। देखिए अणु मॉलिक्यूल्स है, पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। इसका एक और परिभाषित है जो कि इम्पोर्टेंट है, किसी पदार्थ यानी कि तत्व यौगिक वह किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस पदार्थ के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, उसे अणु कहते हैं। अणु अस्थायी होता है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु यानी कि एटम। किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थों यानी कि द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु का आकार हमारी कल्पना से भी छोटा होता है, इसलिए परमाणु को हम देख नहीं सकते। परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन डाल्टन ने तत्व के सबसे छोटे कण के अर्थ में किया था। परमाणुओं के उतने ही प्रकार होते हैं जिनकी तत्व। किसी परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी कि एनएम में मापा जाता है। नैनोमीटर का अत्यधिक छोटा मात्रक, नैनोमीटर लंबाई का अत्यधिक छोटा मात्रक है। इसे संकेत में एनएम से दर्शाते हैं। 1 नैनोमीटर व 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। तो परमाणु को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। आधुनिक तकनीकों द्वारा परमाणु का चित्र लेना संभव हो गया है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी कि एसटीएम संकेत में कहते हैं, एक परिष्कृत उपकरण है यानी कि मशीन है, जिसकी सहायता से तत्वों के पृष्ठ का यानी कि सतह का चित्र प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। परमाणु का आकार गोलीय होता है। परमाणु और अणु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए परमाणु एक तरफ अणु, अंतर इसी प्रकार लिखा जाता है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। अणु में कहेंगे अणु किसी पदार्थ यानी तत्व यौगिक का छोटा से छोटा कण होता है। दूसरा, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, यह गोलीय होता है, यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे रेखीय, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि। दूसरा, इसे सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, इसे अलग किया जा सकता है। पांचवा, परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अणु परमाणुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग तत्वों के बारे में जानेंगे, जिसका इंग्लिश है एलिमेंट। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं अथवा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। देखिए इसमें पॉइंट है, इसे याद रखें। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, पारा, ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तत्व की परिभाषा सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंस लेविजिए ने दिया। अभी तक 114 तत्वों की जानकारी महत्वपूर्ण है प्राप्त हुई है, 10 क्लास में पूछ देता है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और शेष 22 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मनुष्य बनाता है। 2 तत्व पारा यानी कि धातु है पारा एवं ब्रोमीन अधातु है, कमरे के तापमान पर द्रव है। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु, अधातु एवं उपधातु 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहला धातु यानी कि मेटल, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में आघात, वर्ध एवं तन्य होते हैं, उसे धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पारा आदि। पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य है, खींचा जा सकता है, जैसे सोना को खींचकर अधिक पतला कर तार बनाया जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू द्वारा भी काटा जा सकता है। ये आधातु नॉन मेटल, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक यानी करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है होते हैं, जो आघात, वर्ध एवं तन्य नहीं होते, उन्हें अधातु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, हीरा एवं ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि। देखिए आधातु। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि ठोस है। इन सब अधातु के विषय में बताया जा रहा है।
ब्रोमीन कार्बन एक तापक्रम पर द्रव है। तीसरा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है। उपधातु है मेलेक्ट्रोलाइड, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम आदि। उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। देखिए परमाणु संरचना किसे कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें परमाणु, उसके संरचना तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, परमाणु संरचना कहलाती है। जैसे में देख सकते हैं इसे आकार है, ये नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब देखिए नाभिक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस की परिभाषित कैसे कहेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार, यानी कि रदरफोर्ड ने नाभिक का परिभाषा दिया। तो रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें उसका संपूर्ण धन आवेश और अधिकतम द्रव्यमान समाहित होता है, यानी कि रहता है, उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन 2 कण होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन आवेशहीन। इसको आवेशहीन कहेंगे, यानी कि कोई भी आवेश नहीं होता है अथवा इस पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के बाहर के कक्षों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋण आवेशित होते हैं। देखिए परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। Z व प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल A द्वारा सूचित किया जाता है। A बराबर P प्लस N स्मॉल है, या A बराबर Z प्लस N, P को Z भी कहते हैं। देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में सांकेतिक निरूपण कैसे किया जाता है। देखिए में देखते हैं यहाँ पर, ये परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और इसका भार जो है ऊपर लिखा जाता है। इस आधार पर नाभिकों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक समस्थानिक आइसोटोप, समभारिक आइसोबार, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, वैसा तो जिसका परमाणु संख्या एक समान एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। देखिए परमाणु संख्या समान है, 6 है, द्रव्यमान देखिए अलग अलग है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक देखिए वैसा तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तो देखिए परमाणु संख्या भिन्न में 6 है, 7 है, द्रव्यमान संख्या एक समान है, इसे समभारिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक वैसा तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में देखिए इसमें 31 में से 15 घटाएंगे परमाणु भार से, परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है 16। देखिए 32 में 16 घटाएंगे 16, ये दोनों समन्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट देखते हैं तत्व संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान लगभग में नोट में दिया गया है, इसे याद कर लेंगे, जरूरत पड़ता है। हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, यानी कि भार। ये ग्राम में भी चल जाता है, ग्राम में भी ज़्यादातर बोल दिया जाता है। ये एटॉमिक मास यूनिट में नहीं बोलते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट में कोई बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली भार नहीं है, संकेतिक मतलब कि लगभग में भार है। हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 1। इसी प्रकार देखिए लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का देख सकते हैं 10.8 इसका भार है। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। देखिए अब हम लोग 10 क्लास का पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर इसे हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे तो क्लास 9 का भी केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।